हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, इस वीडियो में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बीपीएससी मेंस जीएस पेपर सेकंड सेक्शन सेकंड का ये टॉपिक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार पूछे जाते हैं डब्ल्यूटीओ से, जो भी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस बॉडीज़ है, इंस्टीट्यूशनल्स बॉडीज़ है, फाइनेंशियल्स बॉडीज़ है, सब्सिडीज़ वाली बॉडीज़ है, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ट्रेड रिलेटेड बॉडीज़ है। IMF, WB मतलब वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम, उसके बाद क्या है एक तरह से WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद और सारे कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के मेंस के लिए। लेकिन इन सब इंस्टीट्यूशंस में बेहद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिससे सवाल पूछे जाते हैं और पिछले गत वर्षों में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, वो WTO हो जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, किस प्रकार का रिलेशन चल रहा है, वो हो जाता है। दूसरी बात, WTO इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का ट्रेड डिस्प्यूट्स बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ चल रहा है। चाइना के साथ भी शुरू हो गया था, उसके बाद जापान, ताइवान के साथ शुरू हो गया था। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड के तरफ से इंडिया को कौन कौन से सब्सिडीज़ दिया जाता है, और वर्ल्ड ट्रेड के तरफ से इंडिया कौन किस किस एग्रीमेंट्स में भाग लिया है, नहीं लिया, वो सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। और इसमें एक और एस्पेक्ट्स को हम कवर अप करेंगे कि करेंट टाइम में वर्ल्ड ट्रेड WTO किस चैलेंजेस से गुजर रहा है, ऐसे WTO की जो क्राइसिस है उस पर एक वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूँ, और अपने चैनल के करेंट वाले जो सेक्शन है BPSC सेकंड के करेंट वाले सेक्शंस के जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया होगा उसमें मैंने डाला है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। उसको डिटेल वे में कवर अप किया गया है। और पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट दोनों के जो टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट हमने कढ़वा दिया है, अच्छे से कढ़वाया है। आप लोग वीडियोस देखिए, अपना नोट्स कंसाइज कीजिए। अब तो मेंस के भी डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। और दूसरी बात, PDF मैं डाल दिया करूँगा और PDF डाल दूंगा। और आप चाहे तो एडुकेटन के नाम से ही चैनल, टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं। 100 से 150 के आसपास सब्सक्राइबर है, ओके, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे WTO क्या है। देखिए, WTO 1995 में बना, मतलब 1995 में बना। और इससे पहले GATS हुआ करता था, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड। मतलब GATS एक संस्था था जो सिर्फ गुड्स पे बात करती थी। किस पे? गुड्स पे, सर्विस पे बात नहीं करती थी। मतलब सर्विस के लिए वो रूल और रेगुलेशंस नहीं बनाते थे। मतलब देखिए, गुड्स और सर्विस में अंतर होता है फ्रेंड्स। गुड्स एंड सर्विस का ये अंतर होता है कि अगर मैं किसी चीज़ को, जैसे इंडिया से अगर किसी कंट्री में गेहूँ जा रहा है, तो वो गुड्स हो गया। क्या हो गया? गुड्स हो गया। अगर इंडिया किसी को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, मीन्स इंडिया के कंपनी का, मतलब कॉग्निजेंट या फिर इंडिया का जो TCS है, उससे कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर खरीदता है, कोई कंपनी मतलब विदेश की कोई कंपनी सॉफ्टवेयर खरीदता है, और सॉफ्टवेयर के द्वारा जो सर्विसेज दी जाएगी वो सर्विस हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर के द्वारा सर्विस दी जाएगी वो सर्विस हो जाएगी। गुड्स अलग होता है, गुड्स फिजिकल होता है, सर्विस फिजिकल नहीं हो सकता एक तरह से, ओके। तो ये चीज़ है गुड्स और सर्विस। तो GATS जो था वो सिर्फ गुड्स के लिए बनाया गया था, सर्विस के लिए GATS के पास कोई रेगुलेशंस नहीं था। जो GATS था वो सर्विस के लिए कोई उसके पास रेगुलेशंस नहीं था, सर्विस के लिए वो कोई रूल नहीं बनाता था। इसी के वजह से कहीं ना कहीं मतलब आदमी को लगा कि नहीं, चलो ठीक है, हमने गुड्स के लिए बनाया, या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ को लगा जब कंट्री सर्विस का भी आदान प्रदान शुरू कर दिया। क्योंकि पहले तो सिर्फ गुड्स का आदान प्रदान होता था ना, पहले IT सेक्टर डेवलप नहीं था, पहले सर्विस का फैसिलिटेशन नहीं था, पहले टूरिस्ट कम होते थे, या फिर बहुत प्रकार की समस्याएं थे जो सर्विस नहीं होते थे। तो जब ग्लोबलाइजेशन आया 1992 के आसपास, 90 के आसपास, जब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया के इकोनॉमी का या फिर वर्ल्ड का इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन हुआ, तभी तो जाकर लगा सभी कंट्रीज़ को ना कि नहीं, अब सर्विस के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए और रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि सर्विस के लिए भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो इसीलिए WTO का निर्माण किया गया, ओके, ताकि उसमें WTO में गुड्स एंड सर्विस दोनों से रिलेटेड प्रावधान है। अब मतलब कब निर्माण किया गया, तो आरोग्य राउंड का कॉन्फ्रेंसेज हुआ था, आरोग्य राउंड का कॉन्फ्रेंसेज जो 1986 से लेकर 1994 के आसपास चला था। और उसको GATT जो संस्था था, GATT संस्था को रिप्लेस करके WTO का क्रिएशन किया गया। क्या किया गया? WTO का क्रिएशन, जिसका एक तरह से ओपनिंग मतलब सिरोमनी 1 जनवरी 1995 का शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 1995 को। इस डेट को आप याद रखेंगे, बेटर रहेगा आपके लिए। और GATT तो 1947 से ही चल रहा है, ओके। और जो WTO एग्रीमेंट्स का
जो स्थापना हुआ था उस एग्रीमेंट को मर्राकेश एग्रीमेंट के द्वारा जाना जाता है। मर्राकेश एक शहर है, ओके। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा मर्राकेश सिटी कहाँ है और किस कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है, और उसी कंट्री के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ऐसे यहाँ हमने लिख दिया मर्राकेश सिटी मोरक्को में है, इसके लिए कोई ज़्यादा आपको सोचने की बात नहीं है, तो आप लोग को अब यहाँ से इजीली आंसर्स मिल जाएगा। तो थोड़ा WTO के बारे में देखते हैं, WTO क्या है। अब वो इंट्रोडक्शन हो गया, आप लोग इंट्रोडक्शन से परिचित हो गए। देखिए WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल ऑफ ट्रेड के बारे में डील करता है, जो विभिन्न नेशंस के मतलब इंटरनेशंस का जो ट्रेड होता है वो WTO के द्वारा गवर्न होता है, WTO का रूल्स होता है, ओके। डिफरेंट नेशन जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड करेगा, भारत नेपाल के बीच में ट्रेड करेगा, अमेरिका चाइना के बीच में ट्रेड करेगा, अमेरिका मैक्सिको के बीच में ट्रेड करेगा। तो ये ट्रेड का जो रूल होता है ना, नहीं तो ऐसे अगर WTO नहीं होता तो भारत को मन होता है कि नहीं, अगर आप विदेश से कोई सामान मेरे देश में कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो भैया हम उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 500% टैरिफ लगा देंगे, ताकि वो अपना वस्तु यहाँ नहीं इम्पोर्ट कर सकता है। तो ऐसे में तो फिर ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, या फिर ट्रेड का आदान प्रदान, या एक तरह से कह सकते हैं अगर दूसरे कंट्रीज़ के पास कुछ चीज़ ज़्यादा है और अन्य कंट्रीज़ के पास कुछ चीज़ कम है, तो सर्विस का ना आदान प्रदान होता, ना एक्सपोर्ट गुड्स का आदान प्रदान होता, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, तो फिर सभी का ज़रूरत फुलफिल नहीं हो पाता, एक तरह से सभी का ज़रूरत फुलफिल नहीं होता, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं होती, सामानों की कमी की समस्याएं हो जाती, किसी के पास बहुत सामान हो पाता तो किसी के पास वो सामान बहुत ही कम होता, ओके। तो इसीलिए सरकार ने मतलब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ ने एक विचार लाया और विचार के थ्रू WTO का निर्माण किया गया, ओके। अब देखिए WTO और मतलब गैट में क्या डिफरेंसेस था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो गैट्स था वो सिर्फ गुड्स के बारे में ही डिस्कस करता था। WTO का एग्रीमेंट कवर करता है ट्रेड और सर्विस दोनों को, क्या गुड्स के ट्रेड और सर्विस दोनों को कवर अप करता है, ओके। और उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी कवर अप करता है, जो डिज़ाइन क्रिएशंस और इनोवेशंस के लिए जो पेटेंट राइट्स हम लोग करते हैं, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो होता है GI टैग, उसको भी WTO के अंदर ही रखा गया। किसके अंदर? WTO के अंदर रखा गया। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड शहर है, ओके। स्विट्जरलैंड के अंदर ही जेनेवा होता है, वहीं इसका सिटी है, वहीं इसका हेडक्वार्टर है, ओके। अब देखिए मेंबर कितने हैं WTO में? 164 मेंबर है। कितने? 164 मेंबर है, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन को काउंट करते 164 मेंबर है। उसके बाद 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स है, मतलब जो मेंबर नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर का काम करता है, जैसे ईरान है, इराक है, भूटान है, लीबिया है, ये सब ऑब्जर्वर स्टेट्स इनको हासिल है, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ओके। उसके बाद इंडिया जो है WTO और गैट दोनों का फाउंडिंग मेंबर है। क्या है? इंडिया WTO और गैट दोनों का फाउंडिंग मेंबर है। इसीलिए इंडिया जो वर्ल्ड में है ना, एक अपना अलग ही इमेज बना कर रखा है। होता है ना, कुछ लोग कमज़ोर होते हुए भी अपना इमेज इस प्रकार का बना कर रखा है कि लोग उसको टच करने से डरता है, अब देखिए जापान, चाइना, अमेरिका और जर्मनी के अपेक्षा तो इंडिया का इकोनॉमी बहुत कम है ना। इंडिया का इकोनॉमी तो कम है, फ्रांस के अपेक्षा तो इंडिया का इकोनॉमी कम है, लेकिन क्यों फिर इंडिया को लोग क्यों सम्मान करता है, मान करता है? क्योंकि इंडिया अच्छा है। इंडिया की जो भावना है वो कभी मतलब कूटनीति वाला भावना नहीं रहा, या फिर लड़ाई वाला भावना नहीं रहा। इंडिया हमेशा पीस चाहा है, इंडिया हमेशा पीस चाहा है, और पीस की जो भावना है ना, इंडिया के अंदर एक अलग इमेज दिया है, इंडिया को एक अलग मान दिया है, एक इंडिया को अलग सम्मान दिया है, ओके। इस प्रकार की भावना इंडिया के अंदर हमेशा रही है, ओके। अब देखिए कुछ गवर्निंग स्ट्रक्चर है, गवर्निंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि कैसे गवर्न करता है, या फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। अब देखिए गवर्निंग स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे जो पावरफुल बॉडी होता है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की बॉडी होती है, ओके। सबसे पावरफुल बॉडी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की बॉडी है। तो परीक्षा में अगर ये सब पूछा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस को भी डिस्कस करने बैठे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने नीचे में लिख दिया, मैं नहीं पढ़ूंगा, ओके। उसके बाद जनरल काउंसिल, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जनरल काउंसिल्स होता है। जनरल काउंसिल्स में जो जनरल काउंसिल्स होता है वो मिनिस्ट्री को ही, मतलब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसको रिपोर्ट करता है। और जनरल काउंसिल्स के अंदर ये दो बॉडीज़ होता है, ये दोनों मिलकर जनरल काउंसिल्स बनाता है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये दोनों बॉडी मिलकर क्या बनाती है जनरल काउंसिल्स। उसके बाद कुछ अन्य बॉडीज़ भी है, जैसे गुड्स काउंसिल्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काउंसिल्स है, सर्विस काउंसिल है, ये सब भी जनरल काउंसिल्स के अंदर ही आता है। ये सब बॉडीज़ भी जनरल काउंसिल्स के अंदर आती है। मेनली जनरल काउंसिल्स इन दो बॉडी से फॉर्म होता है। किससे? दोनों बॉडी को कन्वीन करता है जब भी मतलब कोई मीटिंग करना हो, या फिर एक तरह से जब भी कोई डिसीजंस लेना हो, तो ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को ही
बुलाकर मीटिंग करती है, इन्हीं दो बॉडी को मिलाकर मीटिंग करती है। ओके, ये सब लिखा हुआ है, कौन नहीं है क्या है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आप लोग वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, ये रिटेन है, आप ईजिली इसको रीड कीजिएगा और समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द WTO इज डोमिनेटेड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मतलब सबसे बहुत हाईएस्ट अथॉरिटी की जो बॉडी होती है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसके अंडर जनरल काउंसिल्स होती है। ये जनरल काउंसिल्स में वर्ल्ड WTO के सारे मेंबर, हर एक मेंबर होते हैं। ओके, और ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस को रिपोर्ट करता है, जो मैंने पहले बता दिया, और कुछ है नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आराम से रोक कर वीडियो को पढ़ लीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO क्या है, कि मतलब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये किन किन पर्पज़ को सर्व करता है, इस चीज़ को देखते हैं। दोस्तों पहला पर्पज़ ये है कि ये रूल बनाती है और उस रूल को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इन्फोर्स करवाती है। जैसे जो रूल है, जो WTO के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल बनाया गया है, वो ही रूल के तहत, मतलब उसी रूल को फॉलो करते हुए विश्व की जितनी कंट्रीज है सभी मतलब ट्रेड करेगी, सभी कंट्रीज ट्रेड करेगी जो इसके मेंबर कंट्रीज है। ओके, दूसरी बात कि मतलब नेगोशिएशंस प्रोवाइड करवाती है, क्या एक टू प्रोवाइड ए फॉरम फॉर नेगोशिएशंस एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरेशंस, मतलब एक तरह से WTO एक ऐसा फॉर्म प्रोवाइड करवाती है कि अगर व्यापार के लिए कुछ लिबरेशंस, मतलब एक तरह विनम्रता या फिर एक तरह से कह सकते हैं सहजता लाना हो, थोड़ा ईजीनेस लाना हो, तो इसी फोरम के द्वारा हम लोग डिस्कस करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। उसके बाद ये ट्रेड डिस्प्यूट्स विभिन्न कंट्रीज के बीच में वो उसको इंक्रीज करता है। ट्रांसपेरेंसी दिखाती है ट्रेड में, या फिर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करता है। उसके बाद जो मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है उसके बीच में भी ये कॉपरेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। क्या करता है? कॉपरेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उसको ये मदद करती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो ग्लोबल ट्रेड है उससे अत्यधिक रूप से मदद मिले, उसको टैक्स कम देना पड़े उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। इससे बांग्लादेश वगैरह को, अभी वो दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है ना, तो उसको टैक्स नहीं देना, टैरिफ उसके गुड्स पे नहीं लगाता है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी नहीं है, वो सब LDC में आती है अभी, लिस्ट डेवलप कंट्रीज़। क्या है? लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ में। ओके, तो इस सब की दिक्कतें होती हैं, तो इस प्रकार की दिक्कतें रहती है। तो ये सब इनका अचीवमेंट्स था, और ये मतलब ये इनका एक तरह से कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव था। अभी आगे हम इनका कुछ अचीवमेंट्स को देखेंगे, अचीवमेंट्स क्या क्या इन्होंने अभी तक हासिल किया है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ लिया कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, उतना टाइम भी नहीं है और वीडियोज़ को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। ओके, ऐसे भी लंबा खींचने से आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। ग्लोबल फैसिलिटेशंस ऑफ द ट्रेड, देखिए मैं जो बोलता हूँ ना कॉन्साइज वे में नोट्स बनाओ, तो नोट्स में आप यही लिखेंगे, अचीवमेंट्स में सिर्फ इस पॉइंट्स को लिखेंगे, ग्लोबल फैसिलिटेशंस ऑफ द ट्रेड। बाकी का जो नीचे इसके अंदर जो सब पॉइंट्स है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा आप अच्छे नोट्स बनाने के लिए, अच्छे स्टूडेंट्स को होने के लिए। ओके, देखिए क्या है, बाय बिल्डिंग, मतलब ग्लोबल फैसिलिटेशंस ऑफ ट्रेड है कि इसका जो रूल्स होता है ना वो बाइंडिंग होता है, रूल्स जो होता है वो बाइंडिंग होता है, और जो भी इनके मेंबर्स होंगे ना उनको इनके रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको ट्रेड करने के लिए इनके रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा, जिस वजह से ईजिली फैसिलिटेट करवाती है ट्रेड को वर्ल्ड लेवल पे। ओके, ईजिली फैसिलिटेट करवाती है वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को। जो बैरियर्स वगैरह है उस बैरियर को एराडिकेट करने में, हटाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। ओके, दूसरा चीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। क्या करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। ऑफ कोर्स अगर विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, कंट्रीज़ का GDP बढ़ेगा वर्ल्ड का। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वृद्धि होगा, तो बहुत से प्रकार की पॉवर्टी कम होगा। अगर कंट्रीज़ के पास GDP होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो बहुत चीज़ लिख सकते हैं आप। ओके, बहुत चीज़ लिख सकते हैं, ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। इंक्रीज्ड ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेंज बढ़ेगा। द प्रेडिक्टेबल मार्केट कंडीशंस फोस्टर्ड बाय द WTO हैव कंबाइंड द इंप्रूव्ड कम्युनिकेशंस टू एनेबल द राइज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ट्रेड विद इन द दोज वैल्यू चेन्स टुडे अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल मर्चेंडाइज। मतलब अभी जानते हैं विश्व का टोटल 70% जो मर्चेंडाइज ट्रेड्स होता है वो WTO के वैल्यू चेंज के द्वारा ही कंडक्ट करवाए थे। उसके बाद अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर कंट्रीज, जो मैंने बताया था कि लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, लिस्ट डेवलप कंट्रीज को एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जाता है WTO के द्वारा, ताकि वो अपने आप में सुधार कर पाए, अपनी ट्रेड्स व्यवस्था को बढ़ाकर अपनी दशा को सुधार कर सकते हैं, अपने पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, या फिर इस लेवल पे आ जाए ताकि वो भी टैरिफ दे, उनका भी थोड़ा सा GDP में वृद्धि हो जाए, ग्रोथ हो जाए। ओके, ताकि वो फिर अच्छे से ट्रेड कर पाए। अब देखिए रिसेंट चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि चाइना का जो स्टेट कैपिटलिज्म है, क्योंकि चाइना तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है ना,
अब कैपिटलिस्ट और स्टेट कैपिटलिज्म है। स्टेट कैपिटलिज्म मतलब जो उनका पूंजीपति है, जो मैक्सिमम उसका पीएससी मतलब इंडस्ट्रीज है, वो सभी पब्लिक सेक्टर इंडिया के अंदर आता है, मतलब वो गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस है। तो इस वजह से चाइना को कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूटीओ के पास कुछ इस प्रकार के स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है जो स्टेट कैपिटलिज्म्स को कंट्रोल करे, क्योंकि वो अपने तरीके से ही अपने इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता है, जो एक तरह से कह सकते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ लगाकर, दूसरे कंट्रीज़ पे टैरिफ को बढ़ाकर, और बहुत प्रकार का रूल बुक है जो एक तरह से डब्ल्यूटीओ का जो रूल बुक है वो इनएडिक्वेट है, एक तरह से कह सकते हैं चाइना को कंट्रोल करने के लिए। इसमें थोड़ा सा सुधार करना है। ओके, उसके बाद जो यूएस चाइना के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है, इन सब बार को लेकर भी डब्ल्यूटीओ में कंसर्न्स रहता है। दूसरी बात कि इंस्टीट्यूशनल इशूज़ है, जो एप्लेट बॉडीज़ जो है, एप्लेट बॉडीज़ का जो ऑपरेशन है वो इनफेक्टिव है। जो उनका जो चेयरमैन होता है एप्लेट बॉडी का, लगभग दिसंबर 2019 से उनके चेयरमैन्स का जो अपॉइंटमेंट है वो यूएसए ने ब्लॉक कर रखा है। कौन ब्लॉक कर रखा है? यूएसए ने ब्लॉक कर रखा है। ओके, तो इस प्रकार का जो इंस्टीट्यूशनल इशूज़ है वो हो ही रहा है, अभी दिक्कत है। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ये है कि मतलब अब कौन सी कंट्री लिस्ट डेवलप में आएगी, कौन सी कंट्री डेवलपिंग में आएगी, इस प्रकार का सही रूल और रेगुलेशंस या फिर सही क्राइटेरिया डब्ल्यूटीओ तय नहीं कर पाती है, जिस वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ है ना खुद को लिस्ट डेवलप डिक्लेयर कर लेती है, खुद को डेवलपिंग कंट्रीज डिक्लेयर कर लेती है, सेल्फ डिक्लेरेशंस कर लेती है खुद को। तो ये चैलेंजेज है, इस चैलेंजेस को हमें भी देखना है। दूसरी बात ई कॉमर्स डिजिटल ट्रेड चैलेंजेस है। अब देखिए, आपको पता होगा कि वर्ल्ड का जो अब मैक्सिमम इकोनॉमी हो गया है, जो मैक्सिमम ट्रेड होता है वो ई कॉमर्स के थ्रू ही होता है, लेकिन डब्ल्यूटीओ के पास अभी भी प्रॉपर तरीका का ई कॉमर्स ट्रेड को रेगुलेट करने की कोई ढंग का पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात, जो डिजिटल ट्रेड है, जो डिजिटल माध्यम से ट्रेड होता है, उसको भी रेगुलेट करने के लिए उसके पास कोई ढंग का पॉलिसीज़ नहीं है। एक कुछ साल पहले जो पॉलिसीज़ 1988 में लाया गया था, वो पॉलिसी भी इफेक्टिव वे में काम नहीं करती है, इफेक्टिव वे में काम नहीं कर रही है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद रिसेंटली हाउएवर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट इशूज़। अब ये है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज फेसिंग इशूज ड्यू टू फूड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। जो एग्रीकल्चर्स का जो सब्सिडीज़ का इशू है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ वाला इशू बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। क्या बहुत सारी कंट्रीज़ को जो एग्रीकल्चर बेस्ड है उनको एग्रीकल्चर्स पे अत्यधिक सब्सिडीज़ मिलना चाहिए, लेकिन सब्सिडीज़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर इंडिया को सब्सिडी ज़्यादा दिया जाता है, दूसरी कंट्री चलाना शुरू कर देते हैं कि भैया आप एग्रीकल्चर्स पे किसी कंट्रीज़ को ज़्यादा सब्सिडीज़ कैसे दे सकते हैं, मुझे भी सब्सिडीज़ हो। यार, जो कंट्रीज़ का इकोनॉमी मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे बेस है, अगर उनको ठीक से एग्रीकल्चर्स के लिए फंड नहीं मिलेगा या फिर सब्सिडीज़ नहीं मिलेगा तो उस कंट्री का इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगा? चलो ठीक है, आपने तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, या फिर अन्य जो कंट्रीज़ है उसमें तो भी आपने इकोनॉमी को तो आप एग्रीकल्चर से हटा लिए, आप एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है नहीं आपका। लेकिन इंडिया का तभी इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है ना, तो इंडिया को तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा मिलना चाहिए एग्रीकल्चर के थ्रू। ओके, देखिए इंडिया और डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं। इंडिया और डब्ल्यूटीओ के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछता है तो इसके रिलेशंस के बारे में पिछले बार पूछा भी गया है, इंडिया और डब्ल्यूटीओ के रिलेशंस के बारे में, उसको डिस्कस करें। ओके, इंडिया हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीओ, मतलब इंडिया जो मेंबर डब्ल्यूटीओ का मेंबर, जब दोनों का फाउंडिंग मेंबर है तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि भैया जब स्थापना ही यही किया तो रिलेशंस कैसा होगा। ओके, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो चाहता भी है इंडिया कि भैया मतलब हमारे पक्ष में थोड़ा ज़्यादा फैसला हो और हमारे हक के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, इस प्रकार की बात है। उसके बाद देयर आर मेनी इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज रिजल्ट ऑफ द मेनी एग्रीमेंट्स साइंड एज ए पार्ट ऑफ द डब्ल्यूटीओ। देखिए कौन कौन से एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ के साथ इंडिया ने साइन कर रखा है, उस चीज़ को देखते हैं। रिडक्शंस ऑफ द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है? रिडक्शंस ऑफ द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर। अब जो टैरिफ बैरियर है और नॉन टैरिफ बैरियर है उसमें रिडक्शंस के लिए एक स्कीम्स होता है RTNTB। ओके, उसको साइन कर रखा है। एक तरह से ये कंट्रीज ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग पे या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ्स लगाता है उसको उसके लिए एग्रीमेंट्स बनाया गया है, और एक तरह से कह सकते हैं कि कम करना है नहीं करना है, कितना एग्रीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे आप टैरिफ लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, उससे बातें करती है, उसके मतलब उससे रिलेटेड में उस रिलेशंस में बात करती है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के टैरिफ के बारे में बात करती है, पहला एग्रीमेंट। ओके, दूसरा है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एंड मेजर्स। ये है कि मतलब जो लोग मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होता है, जो विदेश से इन्वेस्टमेंट्स आता है, और जो 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 डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बीच में
डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए। क्या? उसके बीच में डिक्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए। डिक्रिमिनेशंस मतलब एक तरह डिस्क्रिमिनेशंस, सॉरी फ्रेंड्स, डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भैया आप ऐसा नहीं है कि अपने कंट्रीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे और विदेश से कम इन्वेस्टमेंट मंगाएंगे, या फिर विदेश वाले इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल ही बंद कर देंगे ताकि आपके कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हो सकता है। ऐसा नहीं कीजिएगा। इस चीज़ को ये मैनेज करती है और बैलेंस करती है। ओके। दूसरा है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब जो पैटेंट्स है, GI टैक्स है, उसके बाद ट्रेडमार्क्स हैं, इंडिकेशंस है, इन सब को जो मतलब कॉपीराइट्स प्रोवाइड करवाता है, पेटेंट प्रोवाइड करवाता है, उसके लिए भी साइन कर रखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के द्वारा ही ये पेटेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके लिए भी इंडिया ने मतलब ट्रिप्स एग्रीमेंट जो होता है उसके लिए भी इंडिया ने साइन कर रखा है, और जिसके थ्रू इंडिया में बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं अपने जो लोकल प्रोड्यूस है उसको GI टैक्स वगैरह भी देते हैं, पेटेंट भी अपना मतलब पेटेंट राइट भी लेते हैं ये अपने प्रोड्यूस पे। ओके। एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर, दिस एग्रीमेंट डील विद द गिविंग मार्केट सक्सेस, रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट सब्सिडीज और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एग्रीमेंट्स है। उसके बाद एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑफ सैनिटरीज एंड फाइटोसैनिटरीज मेजरमेंट्स। ओके। अब देखिए मतलब ये रेस्ट्रिक्ट करती है कि जो एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब जो जर्म्स और पेस्टिसाइड्स बैक्टीरिया वगैरह को मतलब को नज़र में रखते हुए एक्सपोर्ट्स पे लिमिट लगाती है कि इन सब जो क्राइटेरिया होगा इन क्राइटेरिया को चेक करते ही मतलब चेक करते हुए किसी पार्टिकुलर फूड्स रिलेटेड मैरीन फूड्स फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को आप एक्सपोर्ट्स के लिए अलाउ कर सकते हैं। मतलब उनके जो सेफ्टी मेजर्स है, उनके क्वालिटी चेकअप वाला जो मेजर्स है, उनके न्यूट्रिएंट्स मेजर्स है, इन सब चेक करके। ओके। उसके बाद मल्टी फाइबर एग्रीमेंट्स है। ओके। ये सब एग्रीमेंट्स है, मतलब इस एग्रीमेंट्स को आप लोग देख लीजिएगा। अब एक एक पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल बुझा रहा है मुझे भी। ओके। अब देख लीजिएगा क्या है नहीं है, पढ़कर समझ लिया कीजिएगा। कभी कभी अगर दिक्कत तो कमेंट्स में बोला कीजिए। उसके बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, देखिए लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अब देखिए अभी जो चाइना के जो मोबाइल ऐप बैन किया गया है, जो भी ऐप्स बैन किए हैं इंडिया ने, अब तो उस पर तो बोलना चाहिए WTO को, लेकिन WTO ने ऐसा नहीं बोला। क्योंकि WTO इसलिए ऐसा नहीं बोला कि किसी कंट्री के अगर मतलब सिक्योरिटी का कंसर्न्स हो, किसी के इंटरनेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न्स हो, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के कंसर्न्स को लेकर कोई भी कंट्री चाहे अपने देश के सुरक्षा के कंसर्न्स को लेकर तो विदेश से आने वाली वस्तुओं को बैन कर सकती है, फिर उसको उस पर मतलब किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इस वजह से WTO ने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया। ओके। दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टैरिफ केस, जो जापान और वियतनाम के द्वारा लगाया गया है कि जो इंडिया का जो टैरिफ बैरियर है या फिर जो डिस्प्यूट्स वगैरह जो सेटलमेंट्स है, तो उसके लिए WTO ने एक अलग से कमेटी को गठन किया है और जो इन सब केस को देखेगी। तो इंडिया के पक्ष में अभी जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ ये डेवलपमेंट हुआ। ओके। इस डेवलपमेंट को आप रखेंगे। उसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉरम फॉर हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज, इसके लिए भी एक फॉर्म को मतलब फॉर्म किया गया है, मतलब फॉर्म को क्रिएट किया गया है कि जो हार्मफुल फिशरी सब्सिडीज़ है उस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो मतलब उस डिस्प्यूट को सेटल कैसे किया जाए, उस डिस्प्यूट से रिलेटेड किस प्रकार का डिसीजंस लेना है, या फिर उसको फर्दर अलाउ करना है या नहीं करना है उस फिश आइटम को, या फिर उस पर जो सब्सिडीज़ आ रहा है उसको बंद कर देना है या नहीं करना है, उससे रिलेटेड जो डिसीजंस होगा वो लेगी ये कमिटीज़ मेंबर डिसीजंस लेगी। ओके फ्रेंड्स। तो फाइनली कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में आपको पता ही है क्या करना है। हमेशा की तरह आप लोग कंक्लूजन पढ़िए और खुद से थोड़ा सा ज्ञान डेवलप कीजिए। बाकी मेरे तरफ से तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव और कन्विंसिंग ही रहेगा कि WTO अच्छा काम कर रही है, ट्रेड को रेगुलेट कर रही है। फिर भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को जो वर्ल्ड के जो पावरफुल लीडर हैं या फिर पावरफुल कंट्रीज़ है, जो ग्लोबल लीडर वाली कंट्रीज़ है, उनको चाहिए कि उस मतलब डिस्प्यूट्स को थोड़ा सा कम करे, जो उनके मेंबर्स हैं उनको फंडिंग ठीक से मिले, इस प्रकार की दिक्कतें ना हो। ओके। ताकि फिर WTO ही एक ऐसी बॉडी है जो विश्व में ट्रेड रेगुलेशंस का काम करे। इस प्रकार का कंक्लूजन आप लिख सकते हैं और आप बाकी कंक्लूजन्स को पढ़ लीजिएगा। कंक्लूजन्स में कोई खास चीज़ तो होता नहीं है, और आप कंक्लूजन्स को खुद से पढ़ने के बाद ही अगर आप पढ़कर कंक्लूजन्स को खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो वो बेटर होगा। ओके। तो आप कंक्लूजन्स पढ़ लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके मेंस के आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देखिएगा। जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।